सभी को नमस्ते। आज चूँकि 7 तारीख को रसायन विज्ञान का पेपर है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हैं। हम लोग जो है क्रमशः कुछ प्रश्नों को बनाए हैं, उनको पढ़ना होगा और आशा है कि आगामी जो 7 तारीख है उसमें होने वाला केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा अभिकर्मक लगता है? तो सभी लोग जानते हैं एमाइडो से एमीन बनाने के लिए ब्रोमीन और KOH 2 अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। हाफमैन ब्रोमाइड विधि के द्वारा ये बनाया गया है। तो बड़ा आसान था क्वेश्चन, लेकिन जो है अच्छा है क्वेश्चन। इसके बाद राइबोफ्लेविन का नाम बताना है आपको। क्या है राइबोफ्लेविन? विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन C होता है। यहाँ पर अगला है विटामिन C। अगला प्रश्न है कि शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है। शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? ये अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है। तो हिमांक का अनुमान जो है ये विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। हिमांक का अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई बताना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया जब है तो वेग के नियतांक की इकाई क्या हो जाएगी? हो जाएगी मोल, लीटर इनवर्स एंड मिनट इनवर्स। ऐसी हो जाएगी। आगे देखते हैं, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? कौन सी अभिक्रिया है जिसमें वेग व वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? चूँकि आज एक्सप्लेनेशन करना तो संभव नहीं है, आप रिवीजन के तौर पर जो है यह वीडियो बन रहा है, तो इसलिए जो है कोई बहुत बड़ी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं कि हाँ दिखाई पड़ रहा है, एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको। तो अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शून्य। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान हो जाती है। आगे क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तन करना होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तित करना होता है सक्रियण ऊर्जा, है कि नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरोफॉर्म जो प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण इसका हो जाएगा तो बन जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इधर थे। आगे हम चलेंगे इसी सीरीज में। फिर एक न्यूमेरिकल लगना है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है परीक्षा की दृष्टि से। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला है। विलयन की मोलरता की गणना करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में मोलरता निकालने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहले मोलरता का सूत्र लिख लेते हैं। कैसे मोलरता हम निकालेंगे? सोडियम क्लोराइड के लिए है मोलरता, तो इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। विलयन की
मोलरता, विलेन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मतलब NaCl है अपने पास, तो इसके लिए सूत्र हमको बनाना है। तो क्या हो जाएगा, NaCl के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या भी हमको नहीं पता है, तो डायरेक्ट हम सूत्र लगाते हैं NaCl का भार, ऐसा कह लेते हैं NaCl का भार अपान NaCl का अणुभार, NaCl का भार और NaCl का अणुभार दिखाई पड़ रहा है, अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और वो भी आयतन का है में लीटर में लिखेंगे इसको। तो अब हम पहले कंडीशन देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, 5.85 ग्राम NaCl है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, NaCl का भार, NaCl का भार दिया गया हमारे पास है, कितना है 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम NaCl का भार दिया गया। फिर क्या है, हमको क्या निकाल लेना है इससे, NaCl का अणुभार है नहीं, तो अणुभार पहले निकाल ले, इसी जगह पर नीचे निकालते हैं NaCl का अणुभार, अणुभार निकालेंगे कैसे, सोडियम Na प्लस Cl, तो क्या हो जाएगा, Na का 23 हो जाएगा और प्लस Cl का 35.5 हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, ये बन जाएगा 58.5, दिखाई पड़ रहा है, 58.5 बन जाएगा। अब आयतन यहाँ पर दिया गया है 200 ml जल में घुला है, तो इसका मतलब 200 ml आयतन को हम लीटर में चेंज कर लेते हैं, तो NaCl का आयतन यहाँ पर डायरेक्टली हम थोड़ा लिख लेंगे, NaCl का आयतन, NaCl का आयतन। अब आयतन हम देखेंगे कितना लिखा है, हमारे पास कितना है 200 ml है, और इसको हम चेंज कर लेंगे लीटर में, तो 1000 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 2 जीरो उड़ा देते हैं, ये बन जाता है 0.20 लीटर, है नहीं, ये होगा। बहुत आसान तरीके से इसको हम सीख रहे हैं। अब मोलरता के लिए आप सूत्र लगा दीजिए, ऊपर जो दिया है आराम से निकल आएगी मोलरता। अब आपके पास सारी चीज़ें सुरक्षित हैं। फिर क्या है, NaCl का भार, NaCl का भार कितना है 5.85 बटे NaCl का अणुभार अभी हम लोगों ने निकाला है 58.5, और फिर से अपान लगा दें, और इसका आयतन कितना है 0.2 लीटर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद ये पॉइंट पर घट जाएगा, इधर जीरो बढ़ा देंगे हैं, तो हम इसको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो है इसका उत्तर आएगा 0.5 मोल पर लीटर, 0.5 मोल पर लीटर। हमारी समझ से आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल लग रहा है बहुत ही आसान तरीके से इसको बताया है कैसे, और इम्पॉर्टेंट भी है। अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको यही न्यूमेरिकल नहीं, लेकिन हाँ इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिल सकते हैं। इसके बाद है अगला सवाल आपके लिए, 15 ग्राम
KCl को 1 लीटर जल में घोला गया, विलयन की मोलरता की गणना करो। 15 ग्राम KCl को, बस सेम सवाल वैसे ही लगेगा। अब पूरा लगाएं या इसको ऐसे ही देख लेते हैं। जहाँ पर यहाँ पर आपने NaCl का भार लिया था, ऐसे यहाँ KCl हो जाएगा अणुभार। जहाँ NaCl का लिया था वहाँ KCl का अणुभार हो जाएगा और आयतन लीटर में हो जाएगा। तो सिस्टमेटिक तरीके से इसको हम डायरेक्टली लगा लेते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर कंडीशन जो लिखी है हमारे पास, कंडीशन है KCl का भार। KCl का भार कितना दिया गया है? 15 ग्राम दिया गया। अब यहाँ पर देखते हैं फिर से क्या है, तो KCl का अणुभार निकाल लेते हैं। KCl का अणुभार KCl का अणुभार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अणुभार कितना, के का कितना होता है 39 और प्लस Cl तो 35.5 ही रहेगा। दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर आ जाएगा ये 0.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 7 74.5। अब आयतन तो उसमें दिया गया है 1 लीटर जल में, तो कोई हमारे पास विशेष समस्या नहीं है। V बराबर आयतन तो यहाँ पर दिया गया है, कितना है 1 लीटर है। तो डायरेक्टली अब हम इसी वाले सूत्र में जो पहले दिया था, इसी वाले सूत्र में डायरेक्ट हम मोलरता निकाल लेते हैं। इसकी कितनी होगी, भार कितना है हमारे पास, भार है 15 बटे अणुभार कितना है हमारे पास, और अणुभार है 74.5, फिर से बटे लगा देंगे, और यहाँ पर 1 लीटर ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन इसका कर लेंगे हम। तो कैलकुलेशन करने पर हमको इसका जो उत्तर मिलने वाला है वो 0.020 मोल पर लीटर, ये हमको उत्तर मिलने वाला है। नेक्स्ट नंबर का है 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, तो विलयन की मोललता ज्ञात करना है। मोललता ज्ञात करने के लिए पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार लगा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पदार्थ के मोलों की संख्या, तो ये हो जाएगा कितने मोल हैं यहाँ पर, विलेय के इतने मोल में घुला है, तो ये हो जाएगा 0.1 गुणे 1000 कर देते हैं और अपान में कर देते हैं 100। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत ही आसान था। पॉइंट हटाएंगे, ये 0 लगाएंगे, 1000 पूरे कट जाएंगे, आंसर हो जाएगा 1 स्मॉल m। इसकी मोलरता 1 आएगी। फिर अगला न्यूमेरिकल है आपके पास, विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। इसकी जो है मोललता निकालनी है। तो मोललता के लिए सूत्र ऊपर ही हो जाएगा जो दिया गया था, ये काहे का है NaOH। तो NaOH की मोललता NaOH की मोललता बराबर NaOH के मोलों की संख्या, NaOH के मोलों की संख्या बटे विलायक। तो यहाँ पर विलायक क्या है, विलायक है जल, है नी, तो जल का द्रव्यमान, और जल का द्रव्यमान तो यहाँ पर kg में लिख लेंगे, है नी। तो इसका मतलब NaOH का जो है सबसे पहले हम अणुभार निकाल लेते हैं, तो ये आसान हो जाएगा थोड़ा। NaOH का अणुभार, तो अणुभार निकालते हैं सबसे पहले। तो Na के लिए 23 हो जाएगा,
प्लस ओ के लिए 16 और इसके लिए एच, तो ये हो गया 40 हो गया। अब मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। मोलों की संख्या बराबर NaOH का द्रव्यमान, NaOH का द्रव्यमान निकालते हैं और बटे क्या डालते हैं, NaOH का आणविक द्रव्यमान। अब यहाँ पर हम निकालते हैं NaOH का द्रव्यमान कितना है, NaOH का द्रव्यमान कितना 20 ग्राम है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20। NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना आया है, 40 आया है, दोनों को कट कर देंगे तो हो जाएगा 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5। अब क्या है, जल का द्रव्यमान कितना है, लिखा है जबकि 440 ग्राम विलायक में है नी, तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा जल का द्रव्यमान बराबर कितना दिया गया है, 440 ग्राम। इसको चेंज कर लेते हैं हम किलोग्राम में, तो 0.44 kg आ जाएगा। जब इसको चेंज करते हैं 1000 से डिवाइड कर देंगे तो अब मोललता निकाल लीजिए आराम से। मोललता कितनी आ जाएगी, मोलों की संख्या कितनी थी यहाँ पर 0.5 थी बटे, है नी। अब यहाँ पर द्रव्यमान कितना आया तुम्हारा, द्रव्यमान आया 0.44। अब डिवाइड कर देंगे, अब डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 1.13 m, है नी। तो ये भी बड़ा आसान सवाल था आपके पास, स्क्रीनशॉट ले ले। दिखाई पड़ रहा है, हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करो। मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना तुमको करनी है, तो इसके लिए सूत्र पहले ही लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में। इसके लिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं सूत्र, इतनी दूर में इसके सारी कंडीशंस आ जाएंगी। तो इसके लिए सूत्र होता है KB बराबर डेल्टा TV गुणे कैपिटल M गुणे W, और फिर हम लिखते हैं 1000 और स्मॉल w, ये तुम्हारा सूत्र होता है नहीं मोलर स्थिरांक का। अब आराम से देखिए, इसके पास हमारे पास कंडीशंस कौन कौन सी हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, कंडीशन है हमारे पास W बराबर दिया गया है नहीं, स्मॉल w बराबर हमारे पास स्मॉल w है क्या, विलेय का भार है नहीं, तो ये विलेय का भार हमारे पास क्या है 12, तो ये 12 ग्राम दिया गया है। दूसरी कंडीशन क्या है, क्या कैपिटल W दिया गया है, हाँ बिल्कुल दिया गया है। विलायक है 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो इसका मतलब कैपिटल W बराबर हमारे पास कितना है 100 ग्राम है, ये भी हमारे पास है। अब हम देखते हैं क्या कैपिटल M है या नहीं है, तो कैपिटल M हमारे पास दिया तो नहीं गया, आपको निकालना होगा, है कि नहीं, ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज के लिए कैपिटल M बराबर निकाल लीजिए C6H12O6, है नहीं। तो इसके लिए हम सूत्र निकाल लेंगे 6 12 प्लस 12 गुणे 1 प्लस 6 गुणे 16
इसी लाइन में दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा। चलो इसको आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा, जोड़ते हैं। 6 2 8 2 10 बराबर 0 10 8 18 180 180 आ गया इसका, है नी। इसका दिखाई पड़ रहा उधर, हाँ दिखाई पड़ रहा है। 180 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। अब आपके पास m भी पता चल गया है, 180 आया। अब हम डेल्टा टी बी देख लेते हैं। डेल्टा टी बी तो हमारे पास दी नहीं गई है, इसको निकालना पड़ेगा भाई, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, टी एस माइनस टी 0 है, तो क्या है, कितना दिया गया 134, हाँ तो 100.34 माइनस 100 बराबर 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा ये निकाल लिया। और क्या हमारे पास नहीं है, अब तो सारी चीज़ें मौजूद हैं, हाँ सभी चीज़ हैं। अब इस फार्मूला में इसका सूत्र रख देते हैं, सूत्र में इसका मान रख देते हैं 0.34 गुणे m। m का मान कितना आया था, 180 आई थी वैल्यू इसकी, मल्टीप्लाई कैपिटल W कितना था, 100 था, अपान 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल w कितना था, 12 था। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे और यह कैलकुलेशन आएगा 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल। आंसर हो जाएगा इसका। कैलकुलेशन आराम से आप बैठकर करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है यूरिया का 1 बिलियन, यूरिया का 1 बिलियन जो है भारानुसार 6% है। बिलियन में यूरिया तथा जल के मूल प्रभाज ज्ञात करना है। यहाँ पर मूल प्रभाज ज्ञात करना है आपको। आसान रहेगा ये भी सवाल आपके लिए। एक बार स्क्रीनशॉट इसकी लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ पर न्यूमेरिकल में जो है देखना है, यूरिया के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। यूरिया है तो यूरिया की मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, 6 है, अपन भार, ये यूरिया का भार कितना 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10। इसको कैलकुलेशन कर लो तो 1/10 इसका 10 का 0.1 आ गया। अब जल के मोल निकाल लेंगे। जल के मोल, जल के मोल कितने आ जाएंगे, लिखा है जल के मोल प्रभाज बताओ, यूरिया जल दोनों के मोल प्रभाज बताना। तो जल के मोल कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 6 कर देंगे और बटे जल का अणुभार कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो ये घट जाएगा 94/18 हो जाएगा, तो ये करीब लगेगा 18 पंचे 90, करीब लगेगा 5.2 बार, 18 दूनी 36, हाँ करीब लमसम इतना आएगा। अब यूरिया के लिए देख लेते हैं। यूरिया के मोल, यूरिया के मोल देख लेते कितने आएंगे। सूत्र वही रहेगा n प्लस कैपिटल N। यूरिया के कितने मोल आए थे, 0.1, है नी। ये बेटा यूरिया के थे मोल, यूरिया के मोल थे, तो ये आए 0.1। अब स्मॉल n फिर से क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, कैपिटल N कितना हो जाएगा, 5.2 हो जाएगा। तो अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कितना बनेगा,
ये 0.1 और यहाँ पर हो जाएगा 5.3। तो वो पॉइंट हटा देते हैं, 1/53। या तो आप इसको इतना ही लिख लीजिए, या अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 0.1 जीरो लगेगा, 0.0188, ये इसका कैलकुलेशन आया। अब यहाँ जल के मोल प्रभाज ज्ञात करना है। यहाँ जल के मोलों की संख्या हो गई थी, यूरिया के मोल प्रभाज भूल गए यहाँ पर लिखना, प्रभाज। यूरिया के मोल, जल के मोल आ गए, माइनस कर लेंगे, आराम से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जल का मोल प्रभाज बराबर कितना आ जाएगा, 1 - 0.0188 बराबर कितना हो जाएगा, घटा देंगे इसको तो 0.1 से घटाएंगे तो आ जाएगा 98, 12 और 2 10 12। हाँ, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इधर दिखाई नहीं पड़ता है क्या? हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा पेज आ जाए। अब ठीक है, आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। आर की वैल्यू यहाँ पर दी गई, 27 डिग्री टेम्परेचर है। तो सबसे पहले टेम्परेचर कैपिटल टी बराबर हमको निकाल लेना है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में बदल लो इसको, तो 27 में हम क्या जोड़ देंगे, 273 जोड़ देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, ये 300 कैल हो जाएगा। पहला तो काम ये होगा। यूरिया का भार होना चाहिए कितना, यूरिया का अणुभार, तो यूरिया का अणुभार पिछले सवाल में देखा था, यूरिया का अणुभार कितना होता है, 60 होता है। डायरेक्टली लिख लेंगे। अब क्या है, 2% यूरिया विलयन बनाएगा, इसका मतलब क्या है, 2 ग्राम यूरिया का आयतन 100 ml में हो जाएगा, है ना, 2% बनाने में। तो हो जाएगा 2 ग्राम यूरिया, 2 ग्राम यूरिया विलयन, 2 ग्राम यूरिया विलयन का आयतन बराबर कितना होगा, 100 ml हो जाएगा, है नहीं। तो इसको अब कितना है, यहाँ पर 1 मोल के लिए लिख ले 60, यूरिया का अणुभार 60 है ना, तो 60 इसका ग्राम, 60 ग्राम का मतलब 1 मोल, 1 मोल है यूरिया का आयतन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/2, 2 ग्राम थी, और गुणे यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 60 लिख लेंगे, इसको कट कर देंगे, ये 30 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 आ जाएगा, 3000 ml आ जाएगा। इसको चेंज कर लो 3000 ml को, तो ये हो जाएगा 3 लीटर। इतना काम हो गया। अब हम लोग क्या करें, सूत्र में इसका मान डाल लेते हैं। ठीक है, एक एक सवाल समझते जाना। अब बहुत यहाँ समझाने की नहीं बात है, यहाँ पर तो आज परीक्षा का टाइम है, तो सवाल कैसे लगेगा एक बार रिवीजन हो जाएगा तो अच्छे से आप लोग इसको लगा सकेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, RT/B, P बराबर RT होता है ना, उसी से निकाल लेना है P बराबर। तो यहाँ पर R का वैल्यू यहाँ पर दी गई है, 0.082 हो जाएगी, है नी, गुणे T टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 300, अपान वॉल्यूम इसका कितना है, वॉल्यूम निकाला 3 लीटर। अब इसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.2
वायुमंडल। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। स्क्रीनशॉट ले ले रुको। हाँ अब ले लो स्क्रीनशॉट इसकी। हो गई।